गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने नया चैप्टर शुरू कर लिया था, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। और उस क्लास में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बल। बल के प्रकार हमने डिस्कस कर लिए। तो उसमें पहला बल, एक जो दिखने वाला बल था, उसमें हमने अभिलंब बल की बात कर ली थी कि दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है और हमेशा लंबवत लगता है। उससे संबंधित अपने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभिलंब बल के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है 11वीं क्लास में। ठीक है, अब हम पहले कुछ नियम पढ़ लेते हैं। न्यूटन की गति के तीनों नियम की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे बाकी जो बल बचे हुए हैं, घर्षण बल, तनाव बल, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम, जिसमें पहला नियम, प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को अपन क्या कहते हैं बेटा? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, या गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। अर्थात अगर उस पर परिणामी बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होगा। देखो, दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम के। दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट ये है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रथम नियम का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि माना कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो वो स्थिर और गतिशील अवस्था में है जब उसमें बाह्य बल शून्य है, या मैं बोलूं नेट बल, परिणामी बल शून्य है। तो परिणामी बल शून्य तो उसका त्वरण भी शून्य होगा, अर्थात वो गतिशील नहीं हो सकती। या फिर गतिशील है तो वो स्थिर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब उसमें परिणामी त्वरण भी शून्य होगा। जब उसमें नेट बल शून्य है तो उसका त्वरण भी क्या होगा बेटा? शून्य। ये स्टेटमेंट है। अब ये अपन तीन प्रकार से समझ सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो तीन तरह के अपन एग्जांपल दे सकते हैं। इसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, और दिशात्मक अवस्था में, ठीक है ना, डायरेक्शन के साथ अपन इस जड़त्व के नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो हम केवल इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे बाद में। तो पहले नियम लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, या स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या गतिशील अवस्था में है। गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। बाह्य बल कार्यरत नहीं हो। जैसे देखो, कल ही अपन ने एक एग्जांपल किया कि जैसे मान लो एक ब्लॉक एक सतह पे रखा हुआ है। हमने एग्जांपल की बात करी कि एक ब्लॉक m द्रव्यमान का किसी सतह पे रखा हुआ है। तो हमने देखा कि इस ब्लॉक की जो सतह है, वो नीचे वाली जो सतह, पृथ्वी की जो सतह है, उस पर बल लगाती है mg नीचे की तरफ, और ये जो पृथ्वी की सतह है उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ बल लगाती है अभिलंब बल। ध्यान से देखा जाए तो इसमें परिणामी बल शून्य है, हम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे। ये वस्तु स्थिर रखी है, ब्लॉक पृथ्वी की सतह पे स्थिर रखा हुआ है, तो जितना बल ब्लॉक नीचे की तरफ लगा रहा है उतना ही इस पृथ्वी की सतह उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रही है, जिसकी वजह से ये स्थिर है। अर्थात n और mg की दिशा विपरीत, परिमाण समान। इस कंडीशन में n माइनस mg बराबर शून्य है। n की दिशा ऊपर की तरफ, mg की दिशा नीचे की तरफ, तो n माइनस mg बराबर शून्य है। परिणामी बल शून्य है, इसलिए स्थिर है। पहला नियम, गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है कि जब किसी वस्तु पे परिणामी बल शून्य है तो क्या होगा? परिणामी बल शून्य है तो वो स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगी। मान लो अपन गतिशील अवस्था की बात करें। गतिशील अवस्था में परिणामी बल शून्य कब होगा? कि जैसे मान लो एक कार है, उसको अपन ने गति कराई, नियत वेग से वो गति कर रही है,
ठीक है, और हम उसको रोकने का मतलब इंजन उस पर आगे की तरफ ही बल लगा रहा है, कोई टायरों के बीच घर्षण बल वो सब नगण्य कर रहे हैं, तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक हम उसमें बाह्य बल नहीं लगाएंगे। बाह्य बल हम उसको ब्रेक लगा के उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो गतिशील ही रहेगी। ठीक है, अगर इंजन स्टार्ट है और आपने गियर लगा के कार को स्टार्ट कर लिया, रोड पे छोड़ दिया, चल रही है, तो वो कंटिन्यूअस गतिशील रहेगी जब तक बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे। बाह्य बल उस स्थिति में आरोपित करते हैं अपन गाड़ी को रोकने के लिए, ब्रेक लगा के उसको रोकते हैं, तो जब तक घर्षण बल नहीं लगेगा विपरीत दिशा में तब तक वो नहीं रुकेगी, तब तक वो गतिशील होगी। तो वो दूसरा उदाहरण हो गया। अब ये प्रथम नियम, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का नियम अपन तीन तरह से डिस्कस करते हैं। स्थिर अवस्था में जड़त्व, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम, स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम। दूसरा हम पढ़े गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, गतिशील अवस्था में जड़त्व, और तीसरा दिशात्मक अवस्था में जड़त्व, दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। ठीक है, तीनों के उदाहरण समझाता हूं क्या है, तीनों के तीन उदाहरण समझाता हूं। सबसे पहले स्थिर अवस्था में जड़त्व। जैसे मान लो मैं स्थिर अवस्था के जड़त्व की बात करूं, आपने एक पानी का ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ, और फिर कार्डबोर्ड को जो कार्डबोर्ड है आपका, ठीक है ना, जो लकड़ी या प्लास्टिक का जो गत्ता टाइप का ग्लास के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है, फिर आप उस कार्डबोर्ड पे बल लगाओ एकदम से, मतलब ऐसे आप उसको टच करके और एकदम से ऐसे उस पे फोर्स लगाओ, बल लगाओ, तो कार्डबोर्ड जो है वो बल लगाने के कारण ग्लास के ऊपर से आगे भाग जाएगा, जबकि जो सिक्का था वो स्थिर अवस्था में रखा हुआ था कार्डबोर्ड पे, वो स्थिर अवस्था में जड़त्व के कारण सीधा पानी के ग्लास में आ जाता है, सीधा पानी के ग्लास में आ जाता है। एक उदाहरण, वो स्थिर अवस्था में जड़त्व का उदाहरण। दूसरा, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस स्थिर अवस्था में है, बस स्थिर अवस्था में है, बस में बैठे हैं और बस स्थिर अवस्था में स्टॉप पे रुकी हुई है। जैसे वो एकाएक अचानक से उसको स्टार्ट करके आगे की तरफ दौड़ाता है, जब वस्तु अधिक स्पीड से, ज्यादा वेग से गतिशील होती है एकदम से, तो क्या होता है, आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, आपको क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्या होता है, आपका जो शरीर है वो बस के साथ पहले स्थिर अवस्था में था, शरीर का निचला भाग स्थिर अवस्था में था, पर जैसे वस्तु गतिशील होती है ऊपर वाला भाग स्थिर अवस्था में जड़त्व के कारण पीछे की ओर धक्का लगता है, ऊपर वाले भाग पे पीछे की ओर धक्का लगता है, इसे हम बोलते हैं स्थिर अवस्था में जड़त्व के उदाहरण। ये हमने दो उदाहरण डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करें गतिशील अवस्था में जड़त्व। गतिशील अवस्था में जड़त्व का उदाहरण देखो, जैसे चलती बस है, बस चल रही है और चलती बस से अपन उतरते हैं, ठीक है ना, कई बार अपन को ऐसा बोला जाता है कि भाई आगे मुंह करके उतर जाओ थोड़ा सा, और स्पीड कम कर देता है बस वाला, और फिर हम आगे मुंह करके उतरते हैं तो हम गिरते नहीं है, और कई बार अपन पीछे मुंह करके उतरने की कोशिश करते हैं या सीधे उतरते तो हम गिर जाते हैं। उसका कारण सुनो कि जब हम चलती बस से उतरते हैं तो हमारे जो पैर हैं वो पृथ्वी के संपर्क में आते ही रुक जाते हैं, पर शरीर का ऊपरी भाग जो है वो बस के साथ गतिशील अवस्था में था, उसे हम बोलते हैं गतिशील अवस्था में जड़त्व। तो जब गतिशील अवस्था में था इसके कारण हम गिर जाते हैं, तो पैर तो एकदम से पृथ्वी की सतह के संपर्क में आ गई जो स्थिर थी, तो इस कारण अपन आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है ना। और अगर अपन उसी दिशा में गतिशील अवस्था में अपन रुके नहीं और अपन गति करते रहेंगे आगे की तरफ, ठीक है ना, तो अपन गिरते नहीं है, क्योंकि फिर अपन बस के साथ, अपना जो शरीर है वो गतिशील अवस्था में है, तो बस के साथ अपन आगे की ओर गति करते हुए उतरेंगे तो अपन गिरते नहीं है, ठीक है। और अगर अपन रुक गए तो अपन आगे की ओर गिर जाते हैं, स्थिर अवस्था में जड़त्व। तीसरा आपका है एग्जांपल दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। डायरेक्शन की कैसी, एक धागे से आपने पत्थर बांधा और उसको आपने ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया और एकाएक वो धागा टूट जाता है, तो पत्थर कौन सी दिशा में जाता है, जहां जिस कंडीशन में टूटता है उसके जिस वर्ताकार पथ पे वो चक्कर काट रहा होता है पत्थर, उसके स्पर्श रेखीय वेग की दिशा में वो पत्थर आगे जाता है, उसे बोला जाता है दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। इस तरह से हम प्रथम नियम को तीन प्रकार से विभाजित करते हैं और तीनों अलग अलग स्थितियों में उदाहरण हम पढ़ लेते हैं।
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम नियम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल अपने को दिमाग में रखने। अब अपन बात करेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। उसको पढ़ने से पहले बेटा अपने को रेखीय संवेग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अपन रेखीय संवेग टॉपिक पहले कर लेते हैं, भौतिक राशि पढ़ेंगे रेखीय संवेग, उसके बाद दूसरा नियम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक अपना हो गया रेखीय संवेग, किसी वस्तु का रेखीय संवेग। अपना टॉपिक है रेखीय संवेग, जिसको P से निर्देशित करते हैं। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सदिश राशि होती है, इसको P सदिश से निर्देशित किया जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, भौतिक राशि है, पहले भी सुना होगा आपने। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु के वेग के गुणनफल को, गतिशील वस्तु है, किसी गतिशील वस्तु लिखना, किसी गतिशील वस्तु, ठीक है ना। स्थिर अवस्था में संवेग शून्य होगा। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु के वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं, इसको P सदिश से निर्देशित करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान को वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं, जिसे P सदिश से निर्देशित करते हैं। माना किसी क्षण पर वस्तु का वेग v सदिश हो तथा द्रव्यमान m हो, तथा द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो उस क्षण पे रेखीय संवेग P सदिश बराबर सूत्र क्या होगा, mv सदिश। जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में संवेग होगा, ये ध्यान में रखना है। वस्तु के द्रव्यमान, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु के वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, जनरल परिभाषा है। तो मान लो किसी क्षण पर वस्तु का वेग v है, सदिश रूप में दिखाया हमने। द्रव्यमान अदिश राशि है, गुणनफल m और v का गुणनफल, अदिश और सदिश का गुणनफल हमेशा सदिश ही होगा, तो p बराबर m into v। ये वस्तु का रेखीय संवेग का सूत्र है। p सदिश का मात्रक, p सदिश का मात्रक इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है। m का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। ये तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अगर मैं इसको सेकंड से ऊपर नीचे गुणा कर लूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड से नीचे गुणा हो गया, इनटू सेकंड, तो ये एक और मात्रक हो गया, इसको अपन न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन सेकंड। तो संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड भी होता है, इसका मात्रक अपन न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अब विमा लिखनी है, P सदिश की विमा, बोलो क्या होगी, आप डायरेक्ट इससे लिखो, किलोग्राम m1 मीटर L1 अपॉन में सेकंड t माइनस 1, ये आपके P सदिश की विमा हो गई m1 L1 t माइनस 1, m1 L1 t माइनस 1 रेखीय संवेग की विमा हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब अगर आपने रेखीय संवेग अच्छे से कर लिया या आपको रेखीय संवेग पता चल गया, तो अब आप न्यूटन की गति का दूसरा नियम अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब अगला टॉपिक होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। छोटे छोटे टॉपिक है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम देखो, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, बहुत इजी है। आपने दूसरा नियम F बराबर है, आपने बार-बार सुना होगा। वो नियम नहीं है बेटा, वो दूसरे नियम से सूत्र उत्पन्न किया जाता है आरोपित बल का, किसी वस्तु पर आरोपित बल का सूत्र होता है। तो
दूसरा नियम लिखो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर, किसी वस्तु के समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है या बराबर होती है। वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। किसी वस्तु के समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अर्थात अगर संवेग में परिवर्तन की दर dp/dt हो तो आरोपित बल जो है F समानुपाती dp/dt या डेल्टा p/डेल्टा t, एक ही बात है। किसी क्षण पे लिखते हैं तो dp/dt लिखते थे, और या औसत मान लिखना होता है तो डेल्टा p/डेल्टा t। सपोज डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा p संवेग में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा p/डेल्टा t हम लिख लेते थे, वो f का मान होता है। आरोपित बल का मान dp/dt के समानुपाती होता है। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट लिया जाता है f बराबर k dp/dt। जनरली k का मान 1 होता है, k का मान कितना लेते हैं 1, तो f बराबर सूत्र आ गया आपके पास dp सदिश अपॉन dt। ठीक है ना, सदिश रूप में लिखा। अगर परिमाण लिखना होता है तो f बराबर dp/dt परिमाण भी लिख सकते हैं। तो ये हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम से सीखा कि किसी गतिशील वस्तु पर जब हम बल आरोपित कर रहे हैं, किसी वस्तु पे जो बल आरोपित कर रहे हैं उसका मान उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो संवेग में जितना परिवर्तन की दर है वही उस पे आरोपित बल है, तो आरोपित बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह हम ऐसा जानते हैं। अब देखो, चूंकि p सदिश का मान जो है वो mv होता है, mv सदिश होता है, इसको समीकरण संख्या 1 बोलो। चूंकि p सदिश बराबर क्या होता है mv सदिश, ये वाला p सदिश का मान मैं इस समीकरण में रखूं तो f सदिश का मान आ जाएगा बेटा d/dt into mv। अगर मैं बोलूं गतिशील वस्तु का द्रव्यमान भी परिवर्ती है और उसका वेग भी परिवर्ती है, दोनों परिवर्ती है, तो छोड़ो पकड़ो विधि से अपने को क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा। तो f सदिश बराबर आपका लिखा जाएगा सूत्र, अगर m को छोड़ा तो v का अवकलन किया dp/dt, फिर नेक्स्ट क्लास में v को छोड़ा तो m का अवकलन dm/dt। ये बल का सूत्र हो गया, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको। बट अगर यदि मैं कंडीशन लगा दूं, वैसे जनरली देखा जाए तो m नियत ही होता है। एक गतिशील वस्तु की बात करें, m द्रव्यमान की वस्तु को गति कराते हैं, अपन जनरल लाइफ की बात करें तो m ज्यादातर नियत ही होता है। अगर आपका m नियत है तो dm/dt क्या होगा, शून्य। उस स्थिति में dm/dt क्या लिखेंगे, नियतांक का अवकलन शून्य होता है। ये मान शून्य हो गया तो f सदिश बराबर आपके पास मान क्या आ गया बेटा, m into dv सदिश बटा dt। और dv/dt तो सुना हुआ वेग में परिवर्तन की दर तो त्वरण होता है, क्योंकि dv सदिश बटा dt ये तो अपना त्वरण होता है a सदिश, तो हम इसकी जगह a सदिश रख देंगे तो f सदिश बराबर m into a सदिश। ये सूत्र हमने व्युत्पन्न किया हुआ है समीकरण संख्या 3। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको न्यूटन की गति का दूसरा नियम मान लेते हैं। दूसरे नियम से व्युत्पन्न किया, दूसरा नियम तो ये है किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है ना, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, या हम ऐसा बोले तो ये अपना दूसरा नियम है। और दूसरे नियम से F बराबर ma, ये सूत्र व्युत्पन्न किया जाता है उस कंडीशन में जब वस्तु का द्रव्यमान नियत हो। जब वस्तु का द्रव्यमान नियत होगा तभी ये सूत्र आएगा, अदरवाइज ये सूत्र होगा। समझ में आ गया? दूसरा नियम आसान तो F बराबर ma। अगर वस्तु का त्वरण ज्ञात करना हो तो a सदिश बराबर F सदिश बटा उसका द्रव्यमान। ये सूत्र अपन पहले ही काम में ले चुके हैं। ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी पढ़ लिया। अब हम बात करें इसी में एक छोटा सा टॉपिक आवेग की।
ठीक है, हम बात किसकी करेंगे अब? आवेग की। और उसके बाद आवेग और संवेग कोई प्रमेय होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। जैसे आपने संवेग की बात करी, वैसे ही भौतिक राशि, जब कोई वस्तु गतिशील होती है या वस्तु पर बल लगाया जाता है कुछ समय के लिए, तो उस स्थिति में अपन वस्तु के आवेग की भी बात करते हैं, इंपल्स। एक भौतिक राशि और पढ़ेंगे इसमें, इंपल्स, जिसको अपन आवेग बोलेंगे। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं उसको? आवेग। इंपल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसको आई से निर्देशित किया होगा, इसलिए इसको आई से निर्देशित कर लेते हैं। ये सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं, किसी वस्तु पर F बल जितने समय के लिए, F बल जितने समय के लिए, ठीक है ना, कई तरह से लिख सकते हैं परिभाषा। किसी वस्तु पर F बल जितने समय के लिए आरोपित किया जाता है, मान लो किसी वस्तु पर F बल डेल्टा टी समय के लिए आरोपित किया जाता है, जितने को हटा के डेल्टा टी लिख लो, तो वस्तु पर आरोपित बल व समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर F बल डेल्टा टी समय के लिए आरोपित किया जाता है, तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, सारी चीजें होंगी। तो आरोपित बल व समय के गुणनफल को वस्तु पर आरोपित बल व समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। अर्थात I बराबर F डेल्टा टी, अर्थात आवेग का सूत्र हो गया वस्तु पर आरोपित बल और कितने समय के लिए, डेल्टा टी समय के लिए आरोपित किया, तो डेल्टा टी समय के गुणनफल को, डेल्टा टी समय और F के गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं? आवेग। ये सदिश राशि, जिधर जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में आवेग होता है वस्तु। तो F सदिश से निर्देशित कर लेंगे, I सदिश से निर्देशित कर लेंगे, डेल्टा टी समय जो आपकी अदिश राशि है, इस तरह से लिखते हैं अपन। ठीक है ना। मान लो कि किसी वस्तु पर, माना एक ग्राफ से अपन इसको प्रूव करते हैं आवेग को, ठीक है ना, हम इसका सूत्र निकालते हैं, या फिर अपन आवेग संवेग प्रमेय की बात करेंगे, या पहले इसके मात्रक विमा की बात कर लो। आवेग का मात्रक I सदिश का मात्रक, F का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड। आवेग और संवेग का मात्रक समान होता है, न्यूटन सेकंड। उसमें भी न्यूटन सेकंड आया था, अपने भी यहाँ पे भी न्यूटन सेकंड। I की विमा भी वही हो जाएगी सेम, m1 l1 t-1। कोई समस्या नहीं। मान लो आपने डेल्टा टी समय के लिए, डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो? t2 - t1 समय अंतराल, तो I का सूत्र F × t2 - t1 भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम देखो आवेग संवेग प्रमेय की बात करें। आवेग संवेग प्रमेय मतलब दोनों में क्या रिलेशन है? आवेग संवेग प्रमेय मैं ग्राफ से बताता हूं। बल और समय के बीच ग्राफ, एक्स एक्स पे समय लिया हुआ है सेकंड में, और वाई एक्सिस पे बल लिया हुआ है न्यूटन में, और एक ग्राफ जो है ना वो इस तरह से। मान लो आपने t1 समय से वस्तु पे जो बल आरोपित किया वो t1 समय से आरोपित किया, और कहां तक किया? t2 समय तक। आवेग संवेग ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वह बल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका आवेग होगा। मैं मान लो कि सपोज dt समय के लिए आपने एक नियत बल आरोपित किया, dt समय के लिए स्मॉल समय अंतराल dt के लिए आपने वस्तु पे बल आरोपित किया F, तो इस छोटे भाग का आवेग कितना होगा, या इस छोटे भाग का क्षेत्रफल जो कि हमारा आवेग होगा di, उसको हम लिखेंगे F dt।
di बराबर f dt। भाई इसकी लंबाई आपकी f हो गई और इसकी चौड़ाई dt, तो इसका क्षेत्रफल f dt जो इतने भाग का आवेग होगा। मुझे तो t1 से t2 में ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ अपन समाकलन कर लेंगे। इसका समाकलन आपका i हो गया समाकलन t1 से t2 f dt। अब देखो f को अगर मैं नियत मानूं, बल मेरा नियत हो, यदि f बराबर नियत, तो I बराबर f को बाहर ले लिया समाकलन t1 से t2 dt, 1 का t के सापेक्ष समाकलन कर लेंगे। वो आपका सूत्र आ गया बेटा f इंटू t, लिमिट हो गई t1 से t2, अर्थात I बराबर f t2 माइनस t1। हमने आवेग का सूत्र उत्पन्न कर दिया। आवेग का सूत्र आ गया f t2 माइनस t1 डेल्टा t, जो हमारा क्या है समय अंतराल। तो बल और समय अंतराल जो है, यह समय के गुणनफल को अपन आवेग बोलते हैं। इस तरह से अपन ने ये ग्राफ से बल और समय के बीच एक ग्राफ देखा और उस ग्राफ से भी अपन ने आवेग का सूत्र उत्पन्न कर लिया। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।